आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले पूरे देश को लॉकडाउन करने की बात कही। Well, the United Kingdom is now on total lockdown. Spain is due to go into a nationwide lockdown starting Monday. Victoria will be in lockdown within the next 48 hours. जिंदगी लॉकडाउन। लॉकडाउन ने हर इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया है। लाइव इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स का जमाना महीनों के लिए गया। मैं समझती हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी एक डिजिटल फॉर्मेट में कॉन्सर्ट्स, लाइव म्यूजिक भी शायद देखेंगे। मन्नू कोहली, शफकत अमानत अली जैसे गायकों को मैनेज करती हैं और अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने शफकत अमानत अली की ये नई पेशकश डिजिटल मीडिया पर रिलीज की है। लेकिन उनका क्या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब से लगभग 28 साल पहले कथक गुरु शोभना नारायण को पद्मश्री मिला था। उनके पास बहुत काम था, बदस्तूर काम मिला। अब उनके पास काम नहीं है। मिसाल के तौर पर लाइट वाले हैं, साउंड वाले हैं, मेकअप वाले हैं, स्टेज पर सेट्स लगाने वाले हैं। वो किस तरह से जिए? उनकी तो रोजी रोटी चलती थी परफॉर्मेंसेस के ऊपर। आप ही सोचिए कि अगर परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही है और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो वो लाइट्स किस तरह से वो करें। आजकल अंग्रेजी में कहते हैं डिजिटल इज द न्यू नॉर्म। वाकई भारत से दूर 7 समंदर पार लगभग 30,000 छात्र ब्रिटेन गए थे पढ़ने के लिए। आज लॉकडाउन में दायरे गैर में बेहद परेशान हैं। बहुत से बच्चे महंगे लोन्स लेकर आते हैं अपनी फीस देने के लिए और अपने रहने और खाने पीने का खर्चा वे पार्ट टाइम जॉब से निकालते हैं। कोरोना के चलते बहुत लोगों की पार्ट टाइम जॉब्स चली गई हैं और वे हमें बताते हैं कि उनके पैसे खत्म हो रहे हैं। जिस बच्चे के हाथ से उसकी जॉब चली गई हो और वे अकेला घर से दूर हो, उसकी मानसिक स्थिति का अनुमान आप शायद लगा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम परवेज आलम है। जिंदगी लॉकडाउन के 7वें प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर हूं। आज तक रेडियो पर पॉडकास्ट सीरीज जिंदगी लॉकडाउन का मंच पूरी दुनिया के लिए खुला है। आपको याद होगा, पहले इस कार्यक्रम में लोग अपनी रोज की दिक्कतों की तरफ इशारा करते थे। अब ज्यादातर लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना और लॉकडाउन ने हमारी जिंदगी पर बहुत दूर तक जाने वाले जो असरात छोड़े हैं वो क्या हैं। अब हम बहुत से काम शायद वैसे ना कर सकें जैसे अब से 2 महीने पहले तक करते थे। मिलिए इनसे। ये भारत पाकिस्तान के कई बड़े कलाकारों के साथ काम करती हैं, उन्हें व्यावसायिक स्तर पर मैनेज करती हैं। शफकत अमानत अली उनमें से एक हैं। हाय, मैं मन्नू कोहली हूँ। मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ पिछले ऑलमोस्ट 20 इयर्स से। मैंने म्यूज़िक रिकॉर्ड लेबल में भी काम किया है इंडिया में फॉर ओवर 13 इयर्स। अब मैं एक आर्टिस्ट मैनेजर हूँ, मैं कंटेंट प्रोड्यूसर हूँ, नए अपकमिंग आर्टिस्ट्स को भी कंसल्ट करती हूँ। हम लोगों की इंडस्ट्री वैसे ही काफ़ी चेंजेस से गुजरी है पिछले 20 साल में, ग्लोबली और इंडिया में भी। पिछले कोई 3-4 साल से वैसे ही हम लोग काफ़ी चेंजेस देख चुके हैं और काफ़ी मुश्किलों से गुजर चुके हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, क्योंकि हम सभी आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं इंडिया में भी। सब कॉन्टिनेंट के और बड़े आर्टिस्टों के साथ मैंने बहुत काम किया है पिछले 1 डेकेड में, और ये पॉलिटिकल मसलों की वजह से हम लोगों को काफ़ी चेंजेस पिछले 3-4 साल में हमने देखे हैं और हमारे बिजनेस में हमें काफ़ी तब्दीलियां करनी पड़ी हैं, काफ़ी चेंजेस लाने पड़े हैं। इस वक्त जो हो रहा है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से, वो एक नया ऑब्स्टिकल है, एक नया चैलेंज है हम सबके लिए। सभी इंडस्ट्रीज गुजर रही हैं एक ऐसे दौर से जिसमें जो आज तक होता आ रहा है, जो ह्यूमन बींग्स को नॉर्मल लगता है, जिसे हम
एक नॉर्मल सिनेरियो कहते हैं वो अब नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी भर यही देखा है, ऑफिसेज में मिल के काम किया है, हर इंडस्ट्री में लोग कहीं ना कहीं इकट्ठे होके गैदर होके ही काम करते हैं। और जो मैं पिछले कोई 10 साल से जिसमें काम कर रही हूँ लाइव म्यूज़िक इंडस्ट्री में, कॉन्सर्ट्स का जो मैं काम करती हूँ, उसका तो मेन एसेंस ही ये है कि लोग एक जगह इकट्ठे हों और आर्टिस्ट को सुने। और वो इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से सब बंद हो गया है। पिछले 2 महीनों में हम लोगों ने, हमारी इंडस्ट्री ने बहुत से कैंसलेशंस देखे हैं। हमारे जितने कॉन्सर्ट्स थे इंडिया में, जितने कॉन्सर्ट्स थे इंडिया के बाहर, वो सब कैंसिल कर दिए गए हैं, सब आर्टिस्ट्स के, नेचुरली, क्योंकि लोग इकट्ठे ही नहीं हो सकते। सोशल डिस्टेंसिंग का वक्त है ये, एक्चुअली फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं कह सकते, हम लोग सोशली तो अभी भी एक दूसरे से राब्ता बनाए रखे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग का क्योंकि ये दौर है, इसलिए हम लोगों की इंडस्ट्री जो लाइव म्यूजिक इंडस्ट्री कहलाई जाती है, इवेंट इंडस्ट्री कहलाई जाती है, इस वक्त कोई काम नहीं हो सकता। हमें ये भी नहीं पता कि आगे चलते हुए हम कब लाइव कॉन्सर्ट्स रिज्यूम कर सकेंगे, कब हमारे आर्टिस्ट स्टेज पे जाके एक ऑडियंस के सामने, कलेक्टिव ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर सकेंगे, हम लोगों को नहीं पता। हम लोग सब इस वक्त एक डिजिटल मोड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। मुझे यही लगता है कि जब तक, हो सकता है साल भर लग जाए, लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि 2021 तक आप किसी भी फिजिकल गैदरिंग या सोशल गैदरिंग के बारे में भूल जाइए, विच मीन्स कि कॉन्सर्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकेंगे। ये मद्देनजर रखते हुए हम लोग यही सोच रहे हैं कि एक डिजिटल मोड की तरफ शिफ्ट किया जाए, विच मीन्स डिजिटल म्यूजिक, इस वक्त डिजिटल कंटेंट जो है बहुत कंज्यूम किया जा रहा है। जाहिर है क्योंकि लोग अपने घरों में बंद हैं और उनको बाहर जाकर अपने आप को ना एंटरटेन कर पा रहे हैं, ना काम कर पा रहे हैं, ना लोगों से मिल सक रहे हैं, इसलिए उनको जो करना है अकेले आइसोलेशन में ही करना है। नेचुरली ऐसे सिनेरियो में कंटेंट की कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है, ये चाहे ऑडियो कंटेंट हो, चाहे विजुअल कंटेंट हो, बहुत यूज़ हो रहा है, विच इज़ वाई पूरी दुनिया का एक जो शिफ्ट है वो डिजिटल मोड की तरफ नज़र आ रहा है। म्यूज़िक इंडस्ट्री ऑलरेडी डिजिटली बहुत कंटेंट क्रिएट करती है और सेल करती है। इनफैक्ट अगर आप म्यूज़िक इंडस्ट्री के डिजिटल सेल्स फिगर्स देखें, बहुत हाई हैं, और मुझे जहाँ तक मुझे पता है, डिजिटल म्यूज़िक कंटेंट कंजम्पशन जो है वो दुनिया में टॉप 5 कंटेंट कंजम्पशंस में से गिनी जाती है। हम लोग यही सोच रहे हैं कि प्री रिकॉर्डेड कंटेंट है डिजिटली, वो तो हो ही रहा है, क्रिएट भी हो रहा है और बिक भी रहा है, लेकिन इस वक्त हम लोग शायद ये भी सोच रहे हैं कि जो कॉन्सर्ट्स भी होते थे, अगर हम उनको डिजिटल मोड पे शिफ्ट कर सकें। मैं जानती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं, इस तरफ काम कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी एक डिजिटल फॉर्मेट में कॉन्सर्ट्स, लाइव म्यूज़िक भी शायद देखेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग इससे उभर जाएंगे कोविड-19 से, और ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन वो नॉर्मल जो भी होगा एक न्यू नॉर्मल होगा। मुझे नहीं लगता हम लोग कभी भी उस सिनेरियो में वापस जाएंगे जहाँ पे एक कंप्लीटली जिन चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड लेते थे वो ले सकेंगे। मुझे लगता है ज़रूर एक न्यू नॉर्मल आएगा, ऑलरेडी आ रहा है सटली, और हम लोग एक नया तरीका फंक्शनिंग का अपनाएंगे एज अ प्लानट। मैं क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री में हूँ, आर्टिस्ट्स को मैनेज करती हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी गाती हूँ, क्योंकि नेचुरली इस फील्ड में काम करने के लिए म्यूज़िक की जानकारी होना ज़रूरी है, और मैंने सीखा है म्यूज़िक, तो मैं थोड़ा बहुत गुनगुना देती हूँ आप लोगों के लिए। काफ़ी अहमद फैज़ की पोइट्री सुनती भी रही हूँ बचपन से, और गाती भी हूँ कई बार। तो आज मैं आपको कुछ लाइंस अहमद फैज़ की पोइट्री की सुना रही हूँ। आज बाजार में पाबजौला चलो, आज बाजार में पाबजौला चलो,
चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में पाबजोला चलो, दस्त अफ़शा चलो, मस्त रक़्सा चलो, खाक बर सर चलो, खूब दामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो। मन्नू कोहली, जिन्होंने अभी हाल ही में शफकत अमानत अली की गाई हुई एक दुआ रिलीज की है डिजिटल मीडिया पर, वो भी आप इसी अंक में सुन सकेंगे। पहले इनसे मिलिए जिन्हें किसी डिजिटल का सहारा ही नहीं। बिरजू महाराज की शिष्या, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी के सम्मानों से पुरस्कृत भारत की सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना। मैं शोभना नारायण हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। आज कोविड-19 कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में जाल फैला दिया है, हमारे सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरा चल रहा है काम। मेरे जो है अधूरे किताबें, उनको मैं लिख रही हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ। लेकिन ऐसा वर्ग है जो कि बहुत ही उनके घरों में मायूसी है। हम तो जानते ही हैं कि कैजुअल वर्कर्स, माइग्रेंट लेबर्स, जो घर जाने के लिए उनके पास साधन भी नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है तो कहाँ से खाएं, उनके पास घर नहीं है तो कहाँ रहें। लेकिन हमें एक और कैटेगरी पर ध्यान देना चाहिए जिनकी हालत उसी भी तरह है। वो है हमारे कलाकार की एक कैटेगरी। आप जानते ही हैं कि हम लोग कलाकार लोग परफॉर्मेंसेस से जीते हैं, यही हमारी आमदनी का जरिया है। और जब लॉकडाउन का पीरियड है तो आमदनी किस तरह से हो। और हम में से बहुत लोग हैं जिनके पास आमदनी नहीं है, लेकिन इसमें भी ऐसा वर्ग है जिनके पास कुछ नहीं है। परफॉर्मेंसेस ना हो तो वो जिए कैसे। मिसाल के तौर पर लाइट वाले हैं, साउंड वाले हैं, मेकअप वाले हैं, स्टेज पर सेट्स लगाने वाले हैं, वो किस तरह से जिए। उनकी तो रोजी रोटी चलती थी परफॉर्मेंसेस के ऊपर। आप ही सोचिए कि अगर परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही है और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो वो लाइट्स किस तरह से वो करें, कौन से प्रोडक्शन में वो लाइट्स दें। तो ऐसे कई लोग हैं जिनकी हालत बहुत बुरी है। 1 महीना चला लेंगे, 2 महीना चला लेंगे, लेकिन महीनों तक नहीं। इनके बारे में भी सोचना है। सरकार को भी लिखा है और भी कई लोगों को लिखा है। सभी लोग को याद रखना है कि कहीं ना कहीं जो उनके अंदर एक करुणा की दीपक थी वो शायद धीमी हो गई थी। अगल बगल के सभी लोगों के लिए कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोविड-19 आई थी तो फिर इसने किसी से कोई भेदभाव नहीं रखा, सभी को अपने चंगुल में ग्रस्त कर लिया। आज इस माहौल में पता नहीं क्यों रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता दर्पण के कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं और मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ढहती मीनारों की छाया, गिरती दीवारों की छाया, बेमौत हवा के झोंके में मरती झंकारों की छाया, छाया छाया ब्रह्मांडी की जो गीतों का शव ढोती है, भुज में वीणा की लाश लिए आतप से बचकर सोती है। झांकी उस भीत पवन की जो तूफानों से है डरा हुआ, उस जीर्ण खमंडल की जिसमें आतंक रोर है भरा हुआ। हिलती वसुंधरा की झांकी, बुझती परंपरा की झांकी, अपने में सिमटी हुई पलित विद्या अनुवरा की झांकी। लेकिन दिनकर जी आशावादी थे, तो वो आशा से निराश नहीं है और वो कहते हैं, आशा के साथ वो अंत करते हैं और वो लास्ट 2-3 पंक्तियां हैं। झांकी उस नई परिधि की जो है दिख रही कुछ थोड़ी सी
शिदशों के पास पड़ी पतली चमचम सोने की डोरी सी, छिलके उठते जा रहे नया अंकुर मुख दिखलाने को है। यह जीर्ण तनोवा सिमट रहा आकाश नया आने को है। तो वो आकाश के निर्माण में हम सभी लग जाएं और उसका खूब अच्छी तरह से स्वागत करें। पद्मश्री शोभना नारायण, जिंदगी लॉकडाउन। आज तक रेडियो पर आप ये पॉडकास्ट सीरीज सुन रहे हैं। ये 7वां एपिसोड है। मेरा नाम है परवेज आलम। हमारी वेबसाइट पर आकर आप जिंदगी लॉकडाउन के बाकी एपिसोड्स भी सुन सकते हैं। पता है आजतक.in। आंखों में बेहद खूबसूरत ख्वाब सजाए हुए पिछले साल तकरीबन 30,000 भारतीय छात्रों ने ब्रिटेन की उड़ान भरी थी पढ़ने के लिए। औसतन एक छात्र को 20 से 30,000 पाउंड का सालाना खर्चा देना पड़ता है। और ये सब इतने खाते पीते घरों से नहीं आते कि 20-30 हजार पाउंड यानी कि तकरीबन 20-30 लाख रुपए एक मुश्त में अदा कर सकें। ज्यादातर बच्चों के माँ बाप बैंकों से कर्जे लेते हैं इस उम्मीद पर कि उनकी औलाद विलायत में जाकर बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करेगी और अपना मुस्तकबिल बनाएगी। लेकिन इस वक्त इनके बच्चे ब्रिटेन में लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं, छटपटा रहे हैं कि किसी तरह अपने देश वापस आ जाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सनम अरोरा है और मैं ब्रिटेन के राष्ट्रीय भारतीयों छात्रों के संगठन नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड अलुमनाई यूनियन यूके की अध्यक्षा हूँ। हम ब्रिटेन में पढ़ रहे छात्रों और काम करते युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोरोना वायरस के चलते दुनिया में फैले प्रवासियों को भी बड़ी तकलीफ हो रही है। वे जिन जिन देशों में हैं, जैसे कि यूके में, वहाँ के लॉकडाउन के रूल्स का पालन कर रहे हैं। पर प्रवासियों पर जो मानसिक और इमोशनल तनाव है वो बड़ा ही दिल दहलाने वाला है। 12वीं पास करके जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं वे अपने घर परिवार से हज़ारों मील दूर हैं और अकेले हैं। वे बहुत डरे हुए हैं। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है? यूके में कोरोना काफ़ी फैल गया है। यहाँ की गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन ये वायरस यहाँ बहुत जाने ले चुका है। जिस समय मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, यूके में 140,000 कंफर्म केसेस हो चुके हैं और बदकिस्मती से 20,319 लोगों को हम खो चुके हैं। जिस देश की टोटल पॉपुलेशन 60 मिलियन हो, उसके हिसाब से ये काफ़ी डरावने आंकड़े हैं। ब्रिटेन के कंपैरिजन में भारत में सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में नज़र आती है। आंकड़ों को मिलाया जाए तो ये सीधे तौर पर दिखता है कि क्यों वो प्रवासी जो एक टेम्पररी बेसिस पर कुछ ही समय के लिए अपने घर से दूर जाते हैं, वे वापस क्यों आना चाहते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि एक्सपर्ट्स के अनुसार इंडिया कोरोना के मामले में अन्य वेस्टर्न देशों से कुछ हफ्ते पीछे चल रहा है, तो भारत सरकार का इस लॉकडाउन के चलते सारा हवाई ट्रैवल सस्पेंड कर देना समझ आता है। जहां एक और भारत सरकार को कोरोना को भारत में फैलने से एक जंग के रूप में लड़ना है, वहीं दूसरी तरफ कुछ प्रवासियों को ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। हमारे हिसाब से ऐसा नहीं है, पर हाँ, भारत सरकार को कुछ ठोस कदम प्रवासियों की सुरक्षा के लिए उठाने पड़ेंगे। पर यह सब उस डरे सहमे बच्चे को समझाना मुश्किल है, क्योंकि ब्रिटेन के दिन ब दिन बढ़ते आंकड़ों से घबराहट तो सबको हो रही है। बहुत से बच्चे महंगे लोन्स लेकर आते हैं अपनी फीस देने के लिए और अपने रहने और खाने पीने का खर्चा वे पार्ट टाइम जॉब से निकालते हैं। कोरोना के चलते बहुत लोगों की पार्ट टाइम जॉब्स चली गई हैं और वे हमें बताते हैं कि उनके पैसे ख़त्म हो रहे हैं। टूरिस्ट जो कि बस कुछ ही दिनों के लिए भारत से ब्रिटेन आए हैं, उन्हें भी रहने के खर्चे और साथ ही साथ रहने की जगह ढूंढने में बड़ी मुश्किल हो रही है। जिस बच्चे के हाथ से उसकी जॉब चली गई हो और वे अकेला घर से दूर हो, उसकी मानसिक स्थिति का अनुमान आप शायद लगा सकते हैं। जाहिर बात है कि बच्चों के माता पिता भी बहुत परेशान हैं। एक रोती हुई माँ को दिलासा देना मुश्किल हो रहा है कि मत डरिए आंटी, आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये गारंटी तो शायद कोई भी नहीं दे सकता। लाजमी है कि ऐसे ग्लोबल पैंडेमिक के टाइम पर जहां ब्रिटेन ने एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, भारतीय अपने अपने घर जाना चाहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं और सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। यूनिवर्सिटी हॉल्स में जहां बच्चे मिलकर रहते हैं वहां सन्नाटा है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे अपने अपने घर या देश वापस जा चुके हैं। इसके चलते अकेलापन बढ़ रहा है और एंग्जाइटी फैल रही है। और सबसे मुश्किल केसेस वो हैं, जैसे कि हाल ही में एक लंदन में पढ़ रहे एक छात्र के पिता के अचानक भारत में मौत हो गई। ये बच्चा उनके अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं जा पाया।
हमारा ये निवेदन है भारत सरकार से कि वे ऐसी सारी मुसीबतों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही कुछ इंतजाम करें। दोस्तों, मैंने आपको प्रवासियों द्वारा फेस की जा रही कुछ मुसीबतों के बारे में बताया है। अब मैं आपको इसका दूसरा पहलू भी बताना चाहती हूँ। भारतीय कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि हमारी संस्था और ब्रिटेन में आए अन्य चैरिटीज़ जिस तरह से एकजुट होकर इस महामारी का मुकाबला कर रही हैं, वो बहुत प्रशंसाजनक है। इतनी सेवा भावना और प्यार को देखकर तो ऐसा लगता है कि द सैडनेस दैट रेन्ड एवरीवेयर वाज बट एन एक्सक्यूज फॉर अनफेलिंग काइंडनेस। यानी ये जो दुख हर जगह छाया हुआ है वो असल में तो शायद एक बहाना है लोगों की दयालुता और सेवा भाव के सामने आने का। ये लाजमी है कि भारतीय अपने अपने घर जाना चाहते हैं, पर जब तक वे ब्रिटेन में हैं तब तक उनकी सारी जिम्मेदारी भारत की है। उन पर जो मुसीबतें आ रही हैं, जैसे काम ना होने की वजह से रेंट भरने में दिक्कत या खाने पीने के खर्चे में दिक्कत, इस सब के लिए निसाव भारतीय दूतावास और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर भारतीय छात्रों और सभी सिटीजन्स की मदद में जी जान लगा रहा है। पर हमने ये ऑब्जर्व किया है कि कुछ स्टूडेंट्स इतना परेशान हो गए हैं कि ट्विटर जैसे माध्यम से वे सुसाइड जैसी बातें कर रहे हैं। कुछ लॉकडाउन होने के बावजूद ये कह रहे हैं कि वो भारतीय दूतावास के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। मैं आज तक के माध्यम से ब्रिटेन में भारतीयों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ धैर्य रखें। जब तक सरकार आपके घर जाने का रास्ता नहीं खोलती, आप प्लीज़ कुछ ऐसा ना करें जिससे कि आपको या आपके जानने वालों को किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़े। जब तक आप यूके में हैं, आप हमसे संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं और हम भारतीय दूतावास के साथ मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाए। हमने भारत सरकार से ये अनुरोध भी किया है कि वे इंडियन स्टैंडर्ड अब्रॉड के लिए एक डेडिकेटेड कोरोना वायरस हार्डशिप फंड को क्रिएट करें। निसाओ ने एक डेडिकेटेड ऑनलाइन कम्युनिटी भी शुरू की है जिसका नाम है होम अवे फ्रॉम होम। ये हमने कोरोना के चलते बच्चों पर जो मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस पड़ रहा है उसको कुछ हद तक एड्रेस करने के लिए शुरू करा है। कुछ ऐसे केसेस जो हमें वल्नरेबल लगते हैं वहाँ हम भारतीय दूतावास और एक्सपर्ट्स को एस्केलेट करते हैं। हमने 20 वॉलंटियर्स की एक डेडिकेटेड कोविड-19 टीम बनाई है जो लगातार हज़ारों भारतीयों की मदद में जी जान लगाकर सेवा कर रही है। ये वॉलंटियर्स हैं जो कि या तो खुद स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं जो कि निसाओ के थ्रू अपने फेलो इंडियंस की मदद करना चाहते हैं। अपने ऑफिस के कामकाज या पढ़ाई के साथ साथ इतने लोगों की मदद रोज़ बरोज़ करने के लिए मैं अपनी इस वॉलंटियर टीम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और जाते जाते उन सब प्रवासियों से जो अपने अपने घरों से दूर हैं और परेशान हैं, मैं ये अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ हताश ना हों, अपने दूतावास के संपर्क में रहें। आप दुनिया में कहीं भी हों तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हम अपनी तरफ से आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। बेहतर दिन जल्द आएंगे। हम अपने परिवार से मिलेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे। हम जल्द मिलेंगे। जी, हम जल्द मिलेंगे। ये थी यूके में नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई यूनियन की चेयरपर्सन सनम अरोड़ा। अब लॉकडाउन में संगीत की दुनिया का एक दिल को छूने वाला अनूठा डिजिटल प्रयोग, उस्ताद अमानत अली खान की संगीतबद्ध की हुई दुआ जो उनके बेटे शफकत अमानत अली खान ने रिकॉर्ड की लाहौर में, कराची में मिक्सिंग हुई। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत से देशों में सैकड़ों लोगों ने उनके सुर में सुर मिलाया। सब एक जगह एक साथ नहीं थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ और डिजिटल दुनिया में अपलोड हो गया। रहमत बरसा दे हे दाता, हे दाता, अपने करम की जोत जगा दे हे दाता, हे दाता, हे दाता, हे दाता। हर सू अंधेरा है दाता, हमको नजर कुछ भी ना आता, अब तो हमको राह दिखा दे हे दाता।
ये जो संगीत सुन रहे हैं इस पर दरअसल एक वीडियो है जिस पर छोटे बड़े बच्चे, औरत मर्द हाथ उठाए अपने दाता से अपनी बिगड़ी दुनिया को एक बार फिर से ठीक करने की दुआ मांग रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्मिंग है, दर्जनों फ्रेम्स में दर्जनों चेहरे और फिर उनमें शामिल होते हुए नए फ्रेम्स, नए लोग, आवाज में आवाज मिलाते हुए हे दाता, हे दाता। तू सुनता है सबके दुआएं, तू सुनता है सबके दुआएं, दाता हम क्यों खाली जाएं, तू सुनता है सबके दुआएं, दाता हम क्यों खाली जाएं, अब तो सुन ले सारी दुआएं, हे दाता, हे दाता। दुनिया के अलग अलग देशों से बेशुमार आवाजें उभर रही हैं। शफकत अमानत अली गा रहे हैं, चेहरों के दरमियान कई धार्मिक स्थलों की तस्वीरें हैं। लोगों ने अपने हाथ जोड़ रखे हैं, कुछ ने दुआ मांगने के लिए हाथ उठाए हैं। सब अपने अपने रब से प्रार्थना कर रहे हैं। बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता, हमारे सब्र का पैमाना छलक रहा है। दाता हमारी दुनिया की खूबसूरती, रंगीनी वापस कर दे। देख ये सारे फूल हमारे मुरझा रहे हैं ख्वाब के मारे, इन फूलों को फिर से खिला दे, हे दाता, हे दाता, हे दाता, हे दाता, रहमत बरसा दे, हे दाता, जिंदगी लॉकडाउन के 7वें प्रोग्राम से परवेज आलम को इजाजत दीजिए। हमें अपनी राय भी लिखिए। ईमेल आईडी है radio@aajtak.com और इस सीरीज के बाकी प्रोग्राम, साथ में खबरों और समसामयिक चर्चा के विशेष पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए aajtak.in। इस प्रोग्राम की एडिटिंग मिक्सिंग की कपिल देव सिंह ने। नमस्कार।